भाई हमारा अकीदा, हमारा ईमान भाजपा या कांग्रेस में रहने से साबित नहीं होता। हमारा अकीदा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अकीदा है। का वक़्फ़ का व जिनको नहीं आता, जिनको कानून का क नहीं आता, मकसद इनका ये है सिर्फ कि भाई हम किसी भी तरह से बच जाए, क्योंकि इन्होंने वक्फ के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले किए हुए हैं। कि गुजरात के अंदर जो लोग बसे उनका राजनीतिक तौर पर ये धार्मिक संस्था इस्तेमाल करती है। गुजरात में कोई भी मुद्दा उठाओ तो वो देशव्यापी उनकी बात को बल मिलता है। अब ये अपने आप को कौम के रहबर बताते हैं, लेकिन ये रहबर नहीं रहज़न है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। सूफी अनवर हुसैन साहब आप देख सकते होंगे, इन्हीं के साथ 8 महीने पहले एक इंटरव्यू हमने किया था कि भले ही वक्फ संशोधन बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन सरकार ने जो कहा है कि वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, और यहीं से एक अपील हुई थी कि भले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन मुस्लिमों को आगे बढ़ के अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर कराना चाहिए। उस वक्त कुछ सोशल मीडिया से जुड़े लोग और कुछ दूसरे लोगों ने ये कहा था कि ये दोनों लोग बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके कुछ वक्त बाद एक बार फिर से सूफी साहब से हमारी मुलाकात हुई और उस वक्त ये खबर की गई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकार के साथ टकराना नहीं चाहिए, बल्कि संवाद के जरिए अपनी बात को रखनी चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं, और उम्मीद पोर्टल पर जो वक्त बढ़ाने की बात की जा रही है उसके पीछे के असल मकसद क्या है। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये लोग एक बार फिर से बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीजें आज हो चुकी है। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो समय सीमा था उसे भी बढ़ा दिया गया, और मुस्लिम तंजीम से जुड़े लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार के जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। एक बार फिर से सूफी साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सूफी साहब, टकराव, उसके बाद में अपील और फिर बीजेपी का एजेंट, ये सारी चीज हुई, कैसे आप इन तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, मुस्लिम राजनीति हमेशा सियासत के साथ एक टकराव के साथ चली है। जो लोग आज अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ में, जिनका सब कुछ लूट गया, सब कुछ छीन चुका, जो लोग पिछली सरकारों में अपनी तूती बोला करती थी उनकी, ऐसे लोगों का आज कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। जो पुराने दकियानूसी ख्यालात के लोग थे वो आज भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम समुदाय जो है वो इनके चंगुल से बाहर न जाकर उन्हीं के चंगुल में फंसा रहे। अब ये है कि ये चाहते हैं कि पूरे मुस्लिम समाज के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाया जाए। इनकी राजनीति जब ही चमकती है जब कोई इश्यूज के ऊपर मुसलमान सड़कों पर आता है। जब तक मुसलमान सड़कों पर नहीं आएगा इनकी राजनीति नहीं चमकेगी। और बार बार इनको मुस्लिम समुदाय को उकसाने का, हर मसले पर, गवर्नमेंट के कोई भी मसला हो, छोटा हो बड़ा हो, हर मसले के ऊपर उकसाकर उनको सड़कों पर लाकर उनकी नाराजगी जताकर उन्हें जेलों में ठूस कर उनकी अपनी राजनीति चलाने का पूरा खेल सालों से चल रहा है। अब ये अपने आप को कौम के रहबर बताते हैं, लेकिन ये रहबर नहीं रहज़न है। कौम को ऐसी जगह पर ले जाकर डुबा देते हैं जहां पे कौम का बचने का कोई तरीका नहीं रहता। हमने ये सारी चीजों को समझा, बहुत अच्छे से पूरे तरीके को हमने सब समझाया, और सारे अगल बगल के सारे मुद्दों को समझकर हमने ये कहा कि ये राजनीति अब नहीं चलेगी। इस तरह की राजनीति कौम को उकसा के बहकावे में लाकर कौम को सड़कों पर लाना, क्योंकि देखिए आप संवाद तो करना ही नहीं चाहते। आज तक किसी से संवाद नहीं किया इन लोगों ने। अब संवाद अगर करते हैं तो सरकार आपको कुछ ना कुछ आपको बैठ के, देखिए लोकशाही के अंदर ये होता है कि संवाद सबसे बड़ी प्रक्रिया है। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे आमने सामने वाले का मत आप नहीं पहचान पाएंगे। बार एक कौम को ऐसे संघर्ष की नीति पर ला के रख दिया कि ये मुस्लिम समुदाय हमेशा सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर गाहे बगाहे उतर गया। अब किसी को यही पता नहीं है कि हम किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए, मैं पहले से इसका पूरा वर्जन दूं कि सीए एनआरसी के वक्त भी यही तरह का उकसाने का काम हुआ कि आपकी जो है जो नागरिकता है वो छीन जाएगी। आज तक किसी की नहीं छीनी।
उसके बाद ये सर आया, सर के बारे में भी यही किया गया। उसके बाद में ये जो वक्फ का संशोधन का बिल आया उसमें भी ये कहा गया। हमने तो देखा है इतने लोग जो थे क्यूआर कोड के नाम पे सड़कों पर उतर चुके थे, आपकी मिलकतें छीन जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे बड़े बड़े मौलाना जो है अपने इलाकों के अंदर माइक लेकर गश्त करते हुए निकल आए थे, इसका विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। लेकिन किसी भी एक भी तंजीम ने, पूरे हिंदुस्तान में से किसी भी तंजीम ने गवर्नमेंट के साथ में जाके उसकी बात नहीं की, उकसाया खूब। आखिरकार जब कानून बना तो यही लोग बोलते थे कि कानून को हम नहीं मानेंगे, ये कानून को हम सिरे से खारिज करते, हम नहीं मानेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनके मुंह पे ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मारा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। हम पहले दिन से बोल रहे थे, जून के अंदर हमारी बात हुई थी, आपकी बात से हम सहमत हूं। जून में हमने ये बात की थी कि भाई पोर्टल जो है खुल चुका है उम्मीद का, और जो लोग चाहे भले सुप्रीम कोर्ट गए नहीं गए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपनी जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, पंजीकरण की प्रक्रिया, उसे तो करना पड़ेगा। नहीं मानी भाजपा के दलाल, भाजपा के एजेंट। अब ऐसे लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था वक्फ के मामलों के अंदर, जो गाहे बगाए सिर्फ कौम को उकसाने का काम करते थे। ऐसे लोग हम पर तंज करते थे, और ऐसे बेवकूफ लोग, ऐसे जाहिल लोग सोशल मीडिया पे आके सोचे छोड़ते थे कि ये आपको नहीं करना है, हमको ऐसा का हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आखिरकार जून से लेकर सितंबर 21 तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इन्हीं तंजीमों के बहकावे में आकर। हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। अब सितंबर 21 को जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अपना अंतरिम जजमेंट दिया, उसके बाद ये पूरा इनका मामला, इनकी जुबान थी वो बदलने लगी कि नहीं भाई साहब अब ये तो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का है। तो सरकार के साथ आप डायलॉग करते तो सरकार भी इतना तो वक्त दे देती। आप काहे भाई इतना सारा आपने बवाल काटा। आज यही तंजीमों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी यहां पड़ी कि पूरे 6 महीने 12 महीने तक कौम को उकसाने के बाद अगस्त 8 2024 से इन्होंने उकसाने का शुरू किया था, उकसाने के बाद ये 25 तक आ गया, वो 1 साल के भीतर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन ही खड़ा किया। आखिरकार हमने ये बताया, हमने आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बताया कि आप संवाद क्यों नहीं करते। इतनी सारी परेशानियां हैं तो आप संवाद क्यों नहीं करते। लोकशाही में ये होता है कि भाई किसी को नहीं सुनने के लिए भी उसको सुनना पड़ेगा। अच्छा सुफी साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि संवाद हुई और उसके बाद में अब गुजरात के लोगों को बड़ी राहत की खबर ये मिली है कि दूसरी जगहों पर जहां देखा जाए कि 6 महीने का वक्त है, कुछ जगहों पर कुछ कम वक्त है, लेकिन गुजरात के लोगों को करीब 7 माह का वक्त मिल रहा है। इससे कितना फायदा होगा तमाम वक्फ से जुड़े लोगों को? देखिए, एक विपक्ष की राजनीति और खास करके जमीयत की राजनीति ये थी, ये कोई धार्मिक आगेवान नहीं है, धार्मिक संस्था नहीं है, सिर्फ राजनीति करते धर्म के नाम पर। मैं खुलकर बोलता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी से बोलता हूं, गुजरात के अंदर क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टेट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेट है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का स्टेट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मुद्दा यहाँ पे उठाते हैं तो सीधा उनको टारगेट करके उठाते हैं। ये एक पूरी बिटवीन द लाइंस एक इनकी एक राजनीति का एक ये रहा है कि गुजरात में कोई भी मुद्दा उठाओ तो वो देशव्यापी उनकी बात को बल मिलता है। और इसी को करते हुए जैसे जब भी जेपीसी भी आई तो जेपीसी यहाँ पे वक़्फ़ किया, तब भी इन्होंने इसी तरह का एक विरोध दर्ज करवाया, और विरोध दर्ज करवाने के बाद जो है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, जब भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो बात ऊपर तक पहुंचती है, इसलिए ये विरोध जो है अपना बुलंद करते हैं। तो ये एक राजनीति का खेल हैगा, ये इसको भी मुस्लिम समाज को समझना चाहिएगा। और गुजरात के अंदर ही सारे जितने भी फितने फसाद जो होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फितने फसाद जो है वो गुजरात के ही धरती को चुना जाता है। आज यूपी सेंटर नहीं है, आज हैदराबाद सेंटर नहीं है, सेंटर है गुजरात, और इसीलिए गुजरात को चुना जाता है। बार बार हम कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो लोग बसे उनका राजनीतिक तौर पे ये धार्मिक संस्था इस्तेमाल करती है, उनको सड़कों पर लाती है, उनसे विरोध दर्ज करवाती है, सोशल मीडिया के अंदर दर्ज कराती है, और सोशल मीडिया के अंदर ये पूरा एक मामला, एक हवा ऐसा बनाया जाता है कि जिसके जरिए से एक इनकी राजनीतिक रोटियां साधने की कोशिश हो जाए। गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल ने 8 तारीख को अपना एक
आदेश पारित किया जिसमें गुजरात भर के सभी वक्फ के लिए जो एक बाकी रह गए थे, एक पूरी एक टाइमलाइन फ्रेम कर दी कि 6 महीने का आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। उसके बाद जो है, अब जब केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची, अल्पसंख्यक मंत्रालय तक, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी उसको 6 की जगह 7 महीने तक का टाइम दे दिया। 6 जून 2026 तक का वक्त दे दिया। अब 8 तारीख को तो ये आदेश पारित हुआ था, 8 दिसंबर को, तो आप उसी से तब से गिनते हैं तो 6 महीना जो है वो वहां तक का होता है। लेकिन 6 जून तक का आपको 2026 तक का वक्त जो है वो केंद्र सरकार ने दे दिया। अब ये कन्फ्रंटेशन की बात यहाँ पे कोई आती नहीं है, हर आदमी को पूरा मौका दिया गया। लेकिन चूंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इनकी दबी दबाई ढाकी ढकाई रह जाए, इनके कौभांड, इनके करप्शन बाहर ना आए, ये किसी लोगों को दुश्वार हो रहा है, इसलिए ये बार बार ये मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मकसद इनका ये है सिर्फ कि भाई हम किसी भी तरह से बच जाए, क्योंकि इन्होंने वक्फ के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले किए हुए हैं और कोई घोटालेबाज इस बार बचने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी करप्शन किया है उन्हें अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगी। जिन लोगों ने वक्फ का नाजायज उपयोग किया है, अपने सियासी फायदों के लिए नाजायज उपयोग किया है, अपने फायदे के लिए जिन लोगों ने भी पिटीशनें लगाई थी, जिन लोगों ने जो है PILA की थी, ऐसे कोई लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बचने वाले नहीं है। अच्छा सूफी साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार से संवाद करने के बाद में अब ये जो राहत मिली है, ये रास्ता पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को खोल लेनी चाहिए, समुदाय या तो फिर मुस्लिम संस्थाएं? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के साथ जुड़े हुए, सरकार के साथ, संगठन के साथ जुड़े हुए, बजाय हमसे नफरत फैलाने के, हमारे खिलाफ एक मुहिम छेड़ने के, हमसे आके संवाद कीजिए। हम आप ही के लिए बैठे, हम इसी कौम के लिए बैठे, इसी कौम, इनकी इस समाज की बातों को, इस बातों को, भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए ही हम काम करते हैं। और हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें कब्र में अपनी जवाबदेही पे हमें यह होना पड़े। और हम आज भी ये कहते हैं कि हम कल उठ के खुदा की बारगाह में जब जाएंगे तो हम सुरखुरु होके जाएंगे। हमारी दिलों में कभी कोई कशिश नहीं होगी, कोई ये नहीं होगी कि हमने कोई गलत काम किया है। लेकिन हम ये आवाम से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे फिरका परस्त लोग जो आपको गुमराह करते हैं, जो जिन लोगों का कोई वक्फ से लेना देना नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है मैंने देखे कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर माफिया मांग चुके अपनी गलत फहमी फैलाने, गलतियों को फैलाने के लिए, गुमराही फैलाने के लिए, ऐसे लोग भी वक्फ के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने आज दिन तक वक्फ के नाम पे एक अल्फाज नहीं बोला, आज दिन तक कोई ने नहीं बोला, लेकिन ये काम होने के बाद ऐसे ऐसे लोग गुमराही फैला रहे हैं, जिनका वक्फ का व जिनको नहीं आता, जिनको कानून का क नहीं आता, ये वक्फ संशोधन क्या है, उसमें किस तरह के संशोधन हुए, इसके दूरगामी दूरंदेशी के क्या असर होंगे, ऐसा कोई इनके पास नॉलेज नहीं है। ऐसे लोग आपको गुमराह करते हैं। तो पहले ये इन लोगों को समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार आदमी बोलता है उसकी बात पे यकीन करना है, या गैर जिम्मेदार आदमी बोलता है उसकी बात पे यकीन करना है। हमने यहाँ पे वक्फ के ऊपर संशोधनों के अंदर, वक्फ की कानून के अंदर, उसकी तमाम पेचीदगियों के ऊपर हमने काम किया है, बारीकियों से काम किया है। यहाँ तक कि मैंने 2 बुकें उसके ऊपर लिख चुका हूँ। वक्फ संशोधन से पहले भी अपनी बुक लिख चुका हूँ, वक्फ संशोधन के बाद भी मेरी नई बुक आ चुकी है। तो हमने इस चीज को बहुत डीपली हमने उसका अध्ययन किया है, अभ्यास किया है। अब हम चाहते हैं कि आप उनसे हमारा कंपैरिजन करो कि हम आपकी बात सही करें। हम पहले दिन से मुसलसल ये बात कह रहे थे कि आपको ये करना है और आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमारी बात, चूंकि हम सत्ता के साथ है तो सत्ता विरोधियों को ये बात अखर रही थी कि भाई ये पहले हो जाता, तो आपने न कभी संवाद किया, न कभी सरकार की बात मानी, सिर्फ अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की। अब सत्ता जो है, सत्ता के सामने किसी तरह का अनुबंध नहीं होता है। आप सत्ता के साथ में रहिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, संवाद से बहुत सारे मसले हल होते हैं। लेकिन चूंकि आप जो है अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और इस सत्ता से संवाद करने में आप अपना गुरेज करते हैं, अपनी छोटापन महसूस करते हैं, इस वजह से ये सारी जो परेशानियां जो है
कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम के ऊपर आ रही है। अच्छा सुफ साहब, एक आखिरी सवाल, क्या गुजरात, जैसे आपने बताया कि गुजरात जो है वो पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य है और यहाँ पर कोई भी छोटा से बड़ा मुद्दा होता है वो देशव्यापी मुद्दा हो जाता है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात के मुस्लिम समुदाय के लोग जो 10% से भी ज्यादा बताए जाते हैं उनका भी राजनीतिक इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, ये गुजरात का राजनीतिक अब ये है, देखिए यहाँ पे अहमदाबाद शहर की अगर बात करें तो ज्यादातर जो मुस्लिम समाज पे कंट्रोल है ये कांग्रेस का है, और कांग्रेस में भी वही लोग हैं जो जमीयत से जुड़े लोग हैं, वही लोग आगे हैं जो आज एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। अब यही लोग जो गुजरात के अंदर गाहे बगाहे जो है पूरा इनकी अपनी राजनीति चलाने के लिए एक ऐसा विरोध बताते हैं, एक आर्टिफिशियल विरोध होता है, सोशल मीडिया का विरोध होता है, जिससे जो गांव का आदमी जो है, जो दूर दराज रहने वाला आदमी है, वो एक गुमराहियत में एक इसमें बहकावे में आ जाता है। तो इससे ये होता है, इनको फायदा ये होता है कि इनकी राजनीति चमकती है। ये क्या कहते हैं कि एक कौम की बात करो, लेकिन जब कौम की बात आती है तो 72 फिरके में बदल देते हैं उसको, लेकिन जब उनको राजनीति करनी होती है तो कौम को एक हो जाओ, नेक हो जाओ की पूरी मतलब बातें फैलाते रहते हैं। लेकिन जब इनका उल्लू सीधा हो जाता है तो कोई सुन्नी हो जाता है, कोई बरेली हो जाता है, कोई फला हो जाता है, कोई सिया हो जाता है। हम पर भी इन्होंने इतनी ही नुक्तेचीनी की है, कभी हमको सिया बना दिया, कभी हमने इनको हमें इन्होंने राफजी बना दिया, क्या 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 बहुतान लगाए। लेकिन सिर्फ सियासत को अपनी बनाए रखने के लिए लोग हमसे जुड़े नहीं, लोग हमारी बात ना माने, लोग हमारे तक पहुंचे नहीं, लोगों को तक हमारी बात न पहुंचे, और बात पहुंचे भी तो उसको दरकिनार कर दे। इसलिए हमारे खिलाफ एक हवा बनाया गया कि ये लोग तो फला है, भाजपा के एजेंट है, सिया है। ये भाई हमारा अकीदा, हमारा ईमान भाजपा या कांग्रेस में रहने से साबित नहीं होता। हमारा अकीदा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अकीदा है, हम उससे मुसलमान साबित होते हैं। मुसलमान साबित होने के लिए भाजपा या कांग्रेस नहीं है। क्या आप कांग्रेस में रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे और भाजपा में रहेंगे तो मुनाफिक हो जाएंगे? ये एक हवा जो हमारे खिलाफ जो फैलाया गया वो इन्हीं लोगों ने फैलाया गया। आज क्या है, आज हमारी बात तो हम पहले दिन से आज तक हम अपनी बात पे अटल है। जो हमने पहले दिन कहा आज वही बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को सत्ता से संवाद करके चलना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये जो कौम के जो बैठे जो ठेकेदार है, बन बैठे ठेकेदार है, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये कौम को गुमराह कर फैला कर ये परेशान करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। इनका कुछ नहीं जाता, इनका कुछ नहीं जाता, ये जाता है सिर्फ कौम का, और बदनाम होती है पूरी कौम। तो आप लोगों को मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि इस कौम को समझना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। शुक्रिया सूफी साहब। सूफी साहब थे जिन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय को और मुस्लिम संस्थाओं को सरकार के साथ टकराव नहीं करना चाहिए, बल्कि संवाद कायम करना चाहिए। सरकार बैठी है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात को भी सुनेगी और उनके लिए, जैसे आपने भी देखा, हमने देखा कि एक अच्छा रास्ता निकालते हुए, लचर व्यवस्था दिखाते हुए सरकार ने 6 महीने का वक्त बढ़ा दिया है।